अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विथ DQAS। आई एम अरसलान सत्तार और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम टोटली कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे फ्रॉम ओवरव्यू टू कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और फिर आगे मोनोसेकेराइड को भी क्लासिफाई करेंगे और उसके कुछ फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हम टोटली कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लें। तो चलिए कोशिश करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट शुरू से ही ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की ये है कि ये है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। अब इस वर्ड से क्या मुराद है? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मोर देन वन एंड हाइड्रोक्सी मीन्स ये जो OH ग्रुप है इसे हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्डिहाइड और कीटोन, और इनमें अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी शामिल होता है। ये आप देखें, यहाँ हमने 3 कार्बोहाइड्रेट रखे हैं। एक में कीटोन ग्रुप है, कीटोन मिड में होता है, और 2 में अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्योंकि टर्मिनल ग्रुप है इसीलिए अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल में होता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हमारे पास हमने यहाँ जो तरीका इस्तेमाल किया है ये बेस्ड ऑन कार्बन मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी यहाँ जैसे मोनोसेकेराइड है हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड हैं। तो इनके बेसिस पर अगर एक मोनोसेकेराइड होगा तो हम उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे, और अगर 2 से 10 यूनिट होंगे तो हम उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहेंगे, और अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो हम उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, इनमें जो मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड हैं उनका जो आपस में बॉन्ड होता है उससे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आगे चलकर हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये सर्व एज बोथ एनर्जी सोर्सेस एंड स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट अब आप जैसे जानते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है और उसी से ATP प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ होता है एंड सर्व एज स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिज्म। अब आप जैसे देख लें प्लांट सेल वाल, वो सेलुलोज की बनी है और सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला देखा, जनरल फार्मूला CnH2ON। अब हर किसी को पता होता है, बचपन से ही प्राइमरी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6 एंड H12O6। ठीक है। तो इसी से क्या ज़ाहिर है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। तो यहाँ वही कह रहा है कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। अब इंसान में तकरीबन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और उसके बाद नेचर में जैसे ग्रेन हो गया, पोटैटो हो गया, तो तकरीबन प्लांट्स हो गए, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है। नॉट ऑल कंपाउंड विद द फार्मूला CH2ON और कार्बोहाइड्रेट। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आप एसिडिक फैमिली, कार्बोक्सिलिक फैमिली में देख लें, कई कंपाउंड होते हैं। एसिटिक एसिड हो गया, वो भी इस फार्मूले में फिट होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सम जीनट कार्बोहाइड्रेट डोंट एडहेयर टू दिस फार्मूला। यहाँ कुछ और भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हाईली, मतलब जो बड़े मालिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें से कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फार्मूले में मैच नहीं करते। ठीक है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। कंपाउंड दैट प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करके तोड़ दें तो उनमें से अगर जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कंपाउंड बना है वो
पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, और अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो वो जो पॉलीमर थे या हम कहें बड़े कंपाउंड थे, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, तो समझाने के लिए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई फ़र्ज़ करें कोई बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमने उसको तोड़ा, हमने तोड़कर जो हमें छोटे छोटे कंपाउंड मिले, उन छोटे कंपाउंड में से अगर हमने एक कंपाउंड को देखा, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, यानी उसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं और अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हमारा ये जो बड़ा कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, द टर्म शुगर रेफर टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। और ये कार्बोहाइड्रेट जनरली सॉल्युबल ही होते हैं वाटर में और स्वीट भी होते हैं टेस्ट में। तो अब चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में पहला फंक्शन तो यही है कि ये एनर्जी सोर्स है। अब मेजॉरिटी ऑफ हमारी बॉडी की जो भी एटीपी होती है वो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी की जाती है, तो इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इसी से ली जाती है। तो यही वजह है कि यही अबंडेंट डाइटरी सोर्स है। उसके बाद ये प्रीकर्सर है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ अमाइनो एसिड भी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जो कि आगे मेटाबॉलिज्म के बाद एक अमाइनो एसिड होता है एनालिन, तो उसी में चेंज होता है। और उसके बाद फैट भी होते हैं कुछ, जो कि कार्बोहाइड्रेट से फैट बन जाते हैं। और इसके बाद स्ट्रक्चरल रोल इन सेल मेम्ब्रेन, जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन, ये भी काम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के काम में। उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि प्लांट सेल वॉल, उसमें मेजॉरिटी ऑफ सेल्यूलोज होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लाइकोजन इन लिवर स्टोर होता है। और उसके बाद प्लांट्स में एज अ स्टार्च भी स्टोर होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड एज मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट रेफर्ड एज सेकेराइड, क्योंकि सेकेराइड एक ग्रीक वर्ड है, सेकरॉन मीन्स शुगर। ठीक है, एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन सेकेराइड यूनिट। एक यूनिट होगा तो मोनोसेकेराइड, और 2 से 10 तो ओलिगोसेकेराइड, 10 से ज़्यादा मिलियंस तक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो आगे चलिए मोनोसेकेराइड। चलिए मोनोसेकेराइड आप डिटेल से पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ऑफन कॉल सिंपल शुगर। अब ये मोनोसेकेराइड हैं, ये बिल्कुल मतलब जो हाइड्रोलाइसिस हम कर लें किसी कार्बोहाइड्रेट की, जो फाइनल में बचता है सिंपलेस्ट इसीलिए से कहते हैं क्योंकि ये आगे इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती। और इसके बाद इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON, मतलब एक कार्बन ले लें और उसके आगे हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन भी इसे कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक कार्बन और आगे वाटर लगा लें तो इसका फार्मूला बन जाता है, जैसे C6H12O6। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बोहाइड्रेट को अब इस जगह पे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन सेकेराइड यूनिट, मोनोसेकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पर उन्होंने फंक्शनल ग्रुप के बेस पर भी इनको क्लासिफाई किया है, जिनमें एक होता है अल्डोज, दूसरा कीटोज। अल्डोज वो जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और कीटोज वो जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी होगा ही होगा। उसके बाद अल्डिहाइड आर कीटोन, यानी या तो उनमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन होगा। अगर अल्डिहाइड हुआ तो अल्डोज होंगे, अगर कीटोन हुआ तो कीटोज होंगे। ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर भी ये क्लासिफाई होते हैं। अगर 3 कार्बन तो ट्रायोज, 4 टेट्रोज, 5 पे पेंटोज, 6 पे हेक्सोज और 7 पे हेप्टोज। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद कीटोस और अल्डोज। अल्डोज और कीटोज में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COH टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसे हम अल्डिहाइड कहते हैं। और ये जो मिड में आ गया बीच में, ये भी बिल्कुल टर्मिनल के एक कार्बन पहले से होता है, इसे हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है, कीटोन मिड में आता है और अल्डिहाइड पहले आता है। अब अल्डोज का एग्जाम्पल कौन सा है? अल्डोज कार्बोहाइड्रेट। अल्डोज कार्बोहाइड्रेट में पहला है गिल्सर अल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड हेक्सोज है। और उसके बाद कीटोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, और हेक्सोज में है फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को हम अल्डोहेक्सोज भी कहते हैं और फ्रक्टोज को हम कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल थे मोनोसेकेराइड के। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मैंने आपको बताया 2 से 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स यानी यूनिट इनमें होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर हम एक ओलिगोसेकेराइड कर लें और उसका हाइड्रोलाइसिस करें, उसके बाद जो बेसिक यूनिट्स बचेंगे जो उनमें से निकलेंगे, तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड होंगे। ठीक है, एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रा पेंटासेकेराइड ETC। ठीक है, तो चलिए अब पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर जब उनसे एक मोनोसेकेराइड से OH ग्रुप और दूसरे से H ग्रुप, तो इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं और कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो 2 के बाद डाइसेकेराइड, फिर टेट्रा, फिर पेंटासेकेराइड बनते बनते 10 के बाद जब ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाते हैं तो ऐसा चेन बन जाती है जिसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस होते हैं एंड फॉर्म कोलाइड विथ वाटर, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। और पॉलीसेकेराइड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरी होती है हेट्रो पॉलीसेकेराइड। लेट्स एक्सप्लोर। तो आगे चलकर हम, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे हम डीप में पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो अब चलिए डीप में स्टार्ट करते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था अभी तक, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब हम मोनोसेकेराइड बिल्कुल ठीक डीप में जाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अब स्ट्रक्चर में मोनोसेकेराइड जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पजेस करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, चलिए पहले ये देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है पर उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल यानी स्पेस में अरेंजमेंट यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है एटम की, वो डिफरेंट होती है। दिस रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब आइसोमेरिज्म जो होती है, आइसोमर्स वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हम पढ़ते हैं चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम होती है और सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस में ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें क्या होता है कि ये एक कार्बन होता है, कायरल कार्बन के अलावा इसे असिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए एक ज़रूरी बात होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि रोटेशन को रोका जा सके। अब ये आप देख सकते हैं, एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ भी एक कार्बन है और दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस पहले कार्बन पर इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये असल में 2 ब्यूटीन है और ये भी 2 ब्यूटीन है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब 3 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ इस कार्बन 2 ब्यूटीन में दोनों हाइड्रोजन डाउनवर्ड हैं और इस 2 ब्यूटीन में एक हाइड्रोजन तो डाउनवर्ड है लेकिन दूसरी अपवर्ड है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर दोनों कंपाउंड होना तो असिमेट्रिक चाहिए कार्बन। मतलब यहाँ आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, 1 मिनट एक और स्लाइड लेता हूँ मैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन लगाते हैं, यहाँ पर हम फ्लोरीन लगाते हैं, और यहाँ पर हमने एक और हाइड्रोजन लगा दिया। अगर सेम मालिक्यूल, यानी ये दोनों सेम मालिक्यूल हैं, अगर ये दोनों एक ही साइड पर आ जाएं तो हम इसे सिज कहते हैं। सिज से सेम, यही याद रख लें, ठीक। तो अगर ये दोनों अपोजिट में आ गए तो ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हाइड्रोजन, ये दोनों सेम साइड पे हैं तो ये सिज होगा, अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस होगा, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटेन। इसके बाद असिमेट्रिक कार्बन, ये भी हमने देखा, अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ये आप जैसे देख लें ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हम इसे बेसिक लेते हैं क्योंकि इसके एक तरफ OH ग्रुप है, दूसरी तरफ अल्डिहाइड ग्रुप, तीसरी तरफ हाइड्रोजन है और चौथी तरफ यहाँ मिथेनॉल है। तो इसे हम असिमेट्रिक कार्बन, इसका ये जो कार्बन है इसे एज अ असिमेट्रिक कार्बन कंसिडर किया जाता है, ओके। उसके बाद आइसोमर, अब नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन डिटरमाइन पॉसिबल आइसोमर। ये फार्मूला 2n नहीं, सॉरी, यहाँ n पावर 2 है। ये ऑप्टिकल आइसोमर जो कि एनेंशियोमर हैं उन्हीं की वजह से होता है। यानी अगर इसमें एक असिमेट्रिक कार्बन है तो यहाँ n 1 होगा और इसके एनेंशियोमर 2 होंगे, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो, ओके। और गिल्सर अल्डिहाइड रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट के तौर पर ये, इसका नाम गिल्सर अल्डिहाइड है, तो इसे हम एज अ रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फॉर आइसोमर, यानी इनेंशियोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टीरियोआइसोमरिज्म ये पूरा हमने कर लिया था। और अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड अकरेंस एंड बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस। मोनोसेकेराइड में हमने देखा था, एक तो हमने उनको क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, और दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप अल्डोज एंड कीटोज, जिनमें ग्लूकोज अल्डोज हेक्सोस था और फ्रक्टोज जो कि हमारा कीटो हेक्सोस था। और तीसरा हमने किया था बेस्ड ऑन कार्बन, जिनमें एक थे ट्राइओस, दूसरा टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। अब ट्राइओस में एक था गिल्सरल्डिहाइड और दूसरा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ग्लाइकोलाइसिस में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेट्रोस में डेक्स्ट्रोराइथ्रोस जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता है, और पेंटोज में दो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि DNA में और RNA में पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रोराइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस RNA में और डीऑक्सीराइबोस DNA में होता है, ठीक है। और कोएंजाइम में भी हेक्सोज में ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है, जो कि ATP जिसके बगैर कोई भी सेल नहीं चल सकता, उसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, ठीक है। और गैलेक्टोज जो कि ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाता है, जो मिल्क में होता है। मैनोज, फरक्टोज जिसे हम प्लांट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हेप्टोज में सीडोहेप्टोज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डाइसैकेराइड अकरेंस एंड बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस। अब डाइसैकेराइड में पहले पहले सक्रोज देखते हैं। सक्रोज जिसे हम कैन शुगर भी कहते हैं एंड बीट शुगर, ये कॉमन टेबल शुगर भी इसे कहा जाता है। और सक्रोज बेसिकली ये बनी हुई होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। और जैसे आप जानते हैं फ्रक्टोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होती है। देन है लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये इसेंशियल होती है ब्रेस्ट फीड इन्फेंट, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए, जो माँ के दूध पर डिपेंडेंट होते हैं। और डेफिशिएंसी लीड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये आगे चलकर हम डीपली पढ़ते हैं और इनके शेप भी बहुत कुछ बना है,
ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं माल्टोज़। माल्टोज़ ये प्रोडक्ट है ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। ये बनी हुई होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज लिंकेज की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन डाइजेशन, अकरेंस इन जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है। ये आगे चलकर हम पढ़ते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखने से पहले पहले ये मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज। मैंने आपको पहले बता दिया था ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेक्राइड। हमें डेक्स्ट्रो गिल्सर अल्डिहाइड, डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो गिल्सर अल्डिहाइड पहले पढ़ना होगा ग्लूकोज समझने से पहले, क्योंकि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड विथ वन असिमेट्रिक कार्बन वो है गिल्सर अल्डिहाइड। उसे समझे बगैर हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये रेफरेंस है अदर शुगर्स के लिए। अब ये गिल्सराल्डिहाइड है, मैंने आपको बताया इसके पास एक असिमेट्रिक कार्बन, इस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। और इसमें हाइड्रोक्सी भी है, एक हाइड्रोक्सल दूसरा हाइड्रोक्सल, ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो गया और अल्डिहाइड भी है। तो ये क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, इसी की तरह ही ये आप राइबोस देख लें, राइबोस के पास भी अल्डिहाइड ग्रुप है लाइक एस गिल्सराल्डिहाइड। और हाइड्रोक्सिल भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और लाइक गिल्सराल्डिहाइड, गिल्सराल्डिहाइड में टू हैं। और उसके बाद गिल्सराल्डिहाइड के पास आखिर एक मीथेनॉल है, यानी मिथाइल ग्रुप है एंड में। लेकिन राइबोस में एंड में वो भी मिथेनॉल है। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब गिल्सराल्डिहाइड देखो तो पहले जो 2 कार्बन हैं, एक में तो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और दूसरा यहाँ तक तो सेम है दोनों। ठीक है, और ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा हैं राइबोस में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइयोज हो गया गिल्सराल्डिहाइड, राइबोस पेंटोज हो गया। मतलब CHOH सिर्फ इसी का ही फ़र्क है, यानी मिथाइल और OH का फ़र्क है दोनों राइबोस और गिल्सराल्डिहाइड में। गिल्सराल्डिहाइड प्लस CHOH 2 बार लगाएं तो राइबोस बन जाएगा। अगर तीसरी बार लगाएं सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप, 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों, अगर ये दोनों हम राइबोस से स्किप कर दें तो ये गिल्सराल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर एक और राइबोस में ऐड कर दें तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। ये अगर डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से स्किप कर दें तो ये राइबोस बन जाएगा। और अगर ये 3 बार स्किप कर दें तो वही गिल्सराल्डिहाइड बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि गिल्सराल्डिहाइड को हम समझकर उसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी समझकर, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आगे चलकर मैं आपको डीप में बताता हूँ आखिर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड है नेचर में। नेचुरली हमारी बॉडी में भी डेक्स्ट्रो ही पाया जाता है, लीवो नहीं होता। यूज्ड एज शुगर फ्यूल फॉर एनर्जी। अब हमारी जो बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होती है उसी में ही डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ही यूज़ होता है, लीवो नहीं होता, क्योंकि लीवो के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं होते। एंड इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो कि प्लांट सेल वाल में पाई जाती है, उसी का भी स्ट्रक्चरल यूनिट डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है। एग्जिस्ट इन अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C1 यानी एनोमेरिक कार्बन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं एक और स्लाइड पे समझाने जाता हूँ। अब मैंने सोचा एनोमर से पहले आपको एपीमर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि एनोमर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एपीमर एट कार्बन नंबर सेकंड लास्ट। ठीक है, तो या जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसी में कार्बन नंबर 1 होता है। अब एपीमर देखिए आप, एपीमर आर टाइप ऑफ डायस्टेरियोमर। ये डायस्टेरियोमर की टाइप है। इसमें क्या होता है कि पूरा मॉलिक्यूल सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन सिवाय एक कार्बन के। एक कायरल कार्बन होना चाहिए, सिर्फ उसी में ही चेंजिंग होती है। अगर वो कार्बन स्ट्रेट स्ट्रक्चर में सेकंड लास्ट है, ये वाला कार्बन, तो इसे हम एनोमर कहते हैं। अगर इसी के अलावा कोई और है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ
इपीमर कहते हैं। अगर सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ इपीमर कहेंगे। अगर सेकंड लास्ट हुआ तो इपीमर भी होगा, लेकिन इपीमर से पहले ये एनोमर होगा। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था फर्स्ट कार्बन था वही एनोमर था। ठीक है, तो अब चलिए वापस चलते हैं एनोमर की तरफ। अब एनोमर भी यही है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C1। C1 यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन है, रिजल्ट इन अ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड एनोमर। अब यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है उसी पर अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर OH डाउनवर्ड हुआ तो हम इसे कहेंगे अल्फ़ा, अगर यही OH अपवर्ड हुआ तो हम इसे कहेंगे बीटा। ठीक है, बीटा एनोमर, और ये हुआ अल्फ़ा एनोमर। अगर OH डाउनवर्ड तो अल्फ़ा ग्लूकोज, और अगर अपवर्ड तो बीटा ग्लूकोज। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1 इज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग तो अल्फ़ा एनोमर। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बीटा एनोमर। चेंज इन OH एट ओनली कार्बन 1 अगर इन एनोमर। अगर किसी और कार्बन नंबर पर हुई, यानी एनोमर कार्बन के अलावा अगर किसी और कार्बन पर चेंज हुई, सिर्फ एक कार्बन पे, पर वो कार्बन कायरल होना चाहिए, तो उसे हम इपीमर कहेंगे। ठीक है, तो इपीमर और एनोमर में सिर्फ यही फ़र्क है, एनोमर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इपीमर एट एनोमर कार्बन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी आखिर होता क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। अब ये पोलराइज लाइट क्या होती है? एक मिनट, पहले हम ये पोलराइज लाइट देखते हैं। ठीक है, तो प्लेन होता है ऑफ पोलराइज लाइट, ये अब देखते हैं। प्लेन polarized light refer to light in which the electric field vector vibrate in a single plane perpendicular to the direction of propagation। सॉरी, अब ये आप देख लें, ये एक लाइट का सोर्स है, कोई भी हो, यहाँ से लाइट निकल रही है और सामने हमने प्रिज्म रखा है। आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म पे जब लाइट लगती है तो लाइट में डिस्पर्शन होती है, मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, और ये मुख्तलिफ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मुख्तलिफ प्लेन से निकलकर एक प्लेन में जाकर मतलब टूट जाती है, डिस्पर्शन होती है लाइट की। ठीक है, तो पोलराइज़र यानी प्रिज्म से जो लाइट निकलती है वो एक ही प्लेन की होती है, इसलिए हम उसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम इसी प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रख लें, और अगर वो लाइट को मतलब रोटेट करे तो हम उसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और अगर वो उसे रोटेट नहीं करता लाइक दिस वन, तो उसे हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो पीपीएल क्या होता है, इसे हम पीपीएल भी कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट रेफर टू light in which electric field vector vibrate in a single plane perpendicular to the direction of propagation. It is produced by passing unpolarized light through a polarizer यानी prism. It enables the study of optical activity in chiral compound and the analysis of molecular structure. इसी से पता चलता है कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव। This phenomena occur due to asymmetric arrangement of atom in chiral molecule. अब असिमेट्रिक कार्बन होता है जिसे हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, जिसके चारों तरफ मुख्तलिफ मालिक्यूल अटैच्ड हों। वही मालिक्यूल जब प्लेन पोलराइज लाइट सिंगल फेज वाली जब उसको फील होती है या टच होती है तो वो रोटेट करता है। ठीक है, अब रोटेशन ये कितने टाइप की होती है, चलिए ये देखते हैं। ये रोटेशन टू टाइप की होती है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। अगर ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुई तो हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, राइट या क्लॉकवाइज। अगर ये लेफ़्ट है या एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसे कहते हैं
लीवो रोटेटरी। ओके, तो इसके 2 टाइप्स हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं और लीवो रोटेटरी जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके करेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक उसका ये होता है कि उसके पास कायरल मॉलिक्यूल होता है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यानी इनेंशियोमर होता है। उसके बाद दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास सिमेट्री नहीं होती, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कायरल कार्बन की वजह से। तीसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो नेचर में ज़्यादा पाया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कनेक्शन यहाँ, उससे पहले हम देखते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं के ही इनेंशियोमर हैं, यानी टाइप हैं, दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं, जो कि दोनों टाइप हैं ऑप्टिकल आइसोमर के, जो कि एक स्टीरियो आइसोमर का टाइप है। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो ये क्या होते हैं, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है दैट डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट, जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफर करते हैं। इसका OH इस तरफ है और लीवो का लेफ्ट तरफ होगा, मतलब टोटली मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। तो अराउंड 1 और मोर कायरल सेंटर, इनके जो भी कायरल सेंटर हैं वो टोटली अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होते हैं, मीनिंग दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर इसको उठाकर टोटली इसके ऊपर रखें तो इसका OH इसके H के ऊपर आएगा, इसका H इसके OH के ऊपर आएगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे। लेकिन अगर मिरर सामने रख लें तो बिल्कुल एक जैसी तस्वीर इन दोनों की आएगी। डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर है, इन पर बिल्कुल इन दोनों की अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन देयर मिरर इमेज रिलेशनशिप, इसी वजह से ये दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं। ये हैं भी दोनों आपस में इनेंशियोमर और आपस में दोनों मिरर इमेज भी हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, दूसरा मिरर इमेज है, ठीक है, और तीसरा हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। ठीक है, अब ये देख लें, इसका OH राइट साइड पे होगा, इसका OH H लेफ़्ट साइड पे होगा। अगर इसका H राइट साइड पे तो इसका H लेफ़्ट साइड पे, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। इसी वजह से इसे हम डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और इसे हम लीवो ग्लूकोज कहते हैं। ओके, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर हम इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों उठाकर किसी सोल्यूशन में डाल दें, अगर 50% हम इसको उठाएं और 50% इसको, दोनों को हम एक सोल्यूशन बनाएं, तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होता है, मिक्सचर दैट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनेंशियोमर, यानी डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों का 50% उठाएं तो हम वो बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। अब जो डेक्स्ट्रो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और जो लीवो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। और इंटरनली अगर हम दोनों ऐड करेंगे एक सोल्यूशन में तो जो PPL होगी यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना ही लेफ्ट घूमेगी ना ही राइट घूमेगी। Racemic mixture contain 50% ratio of the two enantiomer. Each enantiomer contribute equally overall mixture. The optical rotation of the enantiomer cancel each other, resulting in net optical rotation of 0. ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। उसके बाद है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मैंने अभी आपको बताया, ये मिरर इमेज होते हैं विथ अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। मिरर इमेज विथ, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड लीवो ग्लूकोज, और इनकी ऑप्टिकल इमेज बिल्कुल अपोजिट होगी, तो ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एपीमर। एपीमर मैंने आपको अभी पीछे ही पढ़ाया था, ये आइसोमर डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन स्पेसिफिक कार्बन एटम। आइसोमर जो कि किसी एक कार्बन एटम पर डिफ़र करें, जिसमें एनोमेरिक आया था, एनोमेरिक कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, तो उसी में सेकंड लास्ट कार्बन, और
दूसरा हार्वर्थ प्रोजेक्शन, उसी में मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसी में कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होता है। ओके। अब एक और टाइप है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड ये कायरल मॉलिक्यूल जो कि इंटरनल सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इनमें कायरल मॉलिक्यूल होता तो है लेकिन ये इंटरनल सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। मीजो कंपाउंड्स आर स्टीरियोआइसोमर दैट कंटेन मल्टीपल कायरल सेंटर बट आर अकायरल एज अ होल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। द इंटरनल सिमेट्री रिजल्ट इन मिरर इमेज हाफ्स दैट कैंसिल ईच अदर कायरलिटी। अब ये क्या होता है, अभी 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। यहाँ है एक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में अगर आप ये देख लें, ये है लीवो रोटेटरी। इसमें OH आप देख लें लेफ्ट साइड पर है और इसमें राइट साइड पर है, ठीक है। और ये दोनों मिरर इमेज हो गए। लेकिन इनका अब ये तीसरा कंपाउंड बन रहा है जिसमें OH यहाँ पर भी है और नीचे भी है और यहाँ पर भी और नीचे भी। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम मिरर इमेज रख लें तो अंदर ही अंदर से ये दोनों साइड, ये साइड इसको काट लेगी, ठीक है ना, मतलब ख़त्म कर लेगी। तो इसी कहते हैं इंटरनल, यहाँ जो लिखा है ना लफ्ज़ मिरर इमेज हाफ्स दैट कैंसिल ईच अदर, इंटरनल सिमेट्री रिजल्ट इन मिरर इमेज हाफ्स दैट कैंसिल ईच अदर्स कायरलिटी। यही इंटरनल सिमेट्री होती है जिसकी वजह से जो इनका मिरर इमेज होता है वो हाफ होकर कैंसिल कर देता है ईच अदर को, यानी एक दूसरे को, ठीक है। तो ये मीज़ो हैं, मीज़ो कंपाउंड की एक टाइप है टार्टरिक एसिड। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मीज़ो कंपाउंड कंटेन 2 कायरल सेंटर, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, बट इज अकायरल ओवरऑल ड्यू टू इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कायरल है, ये कायरल है, लेकिन टोटली अकायरल हो गया। अब ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनेंटियोमर। आप समझने की बात है, ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, ये दोनों आपस में हो गए एनेंटियोमर। अब ये जो है ये इनके साथ क्या लगता है, क्योंकि ये तो हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था डायास्टीरियोमर, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज, ठीक है, वो होता है डायास्टीरियोमर। अब ये तीनों आपस में डायास्टीरियोमर हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये दोनों तो हैं आपस में इनएंटियोमर हो गए, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ ये दोनों डायास्टीरियोमर हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये ना ही इनका मिरर इमेज है ना ही इनके सुपर इम्पोजिबल हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम ही है। दैट्स व्हाई दिस वन इज देयर डायास्टीरियोमर। ओके, तो अब आगे चलिए। अब पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं। इनमें एक है शुगर एसिड और दूसरे हैं शुगर अल्कोहल, जिन्हें हम पॉलीऑल भी कहते हैं, जिनमें सॉर्बिटॉल हो गया और मैनिटोल हो गया, ठीक है। और दूसरा है अल्डिटोल, और उसके बाद अमाइनो शुगर जिसमें डेक्स्ट्रो ग्लूकोजामाइन, डेक्स्ट्रो गैलेक्टोजामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल न्यूरोमाइनिक एसिड। उसके बाद डिऑक्सी शुगर हो गया और एल एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मोनोसेकेराइड के बाद, वो है डाइसेकेराइड। चलिए अब डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। डाइसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डाइसेकेराइड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग जो कि है माल्टोज एंड लैक्टोज, एंड दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग जो कि है सक्रोज एंड ट्रैलोज, ठीक है। तो आगे चलिए। डाइसेकेराइड में हम पहले पढ़ते हैं माल्टोज। माल्टोज कंपोज ऑफ 2 अल्फ़ा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अब अल्फ़ा मैंने आपको कहा था कि ये एनोमेरिक कार्बन की वजह से, ठीक है, और डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो वही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इनैंशियोमर होते हैं ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड, जिसमें प्लान पोलराइज्ड लाइट को जो क्लॉकवाइज फैलाता है उसे हम डेक्स्ट्रो कहते हैं। लिंक्ड बाय अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ये 2 अल्फ़ा डेक्स्ट्रो, अब अल्फ़ा कार्ब OH ग्रुप डाउनवर्ड है और डेक्स्ट्रो दोनों क्लॉकवाइज फिर आएंगे PPL को। उसके बाद लिंक्ड बाय अल्फ़ा 14, एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे का कार्बन नंबर 4 दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होंगे। रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू फ्री अल्डिहाइड ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 ऑफ द सेकंड ग्लूकोज यूनिट। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है ये फ्री है, ठीक है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। जहाँ पर अल्डिहाइड होता है वहाँ पर कार्बन फ्री होता है, कार्बन नंबर 2, तो दैट्स वाई ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। और सक्रोज में फ्री नहीं होता तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती। हाइड्रोलाइज्ड बाय माल्टेज एंजाइम आर डाइल्यूट एसिड टू यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज। अगर ये माल्टोज का कंपाउंड हम लें और इसमें माल्टेज डाल दें या डाइल्यूट एसिड डाल दें तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये टूट जाता है और 2 डेक्स्ट्रोग्लूकोज हमें देता है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं सक्रोज। सक्रोज कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फ़ा डेक्स्ट्रोग्लूकोज एंड बीटा डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज के साथ मिलकर फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर सक्रोज बनाती है। सक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आपने पीछे देखा होगा कि जो ग्लूकोज है वो 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन मिलकर इस हम रिंग को कहते हैं पायरानोस, और 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर इस रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोस। सही है। जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरानोस की बनी है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कीटोन ग्रुप, और हमारा ग्लूकोज है ये पायरानोस रिंग का बना है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो अब क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डेक्स्ट्रो फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलकर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर सक्रोज बनाते हैं, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये ओसाजोन नहीं बना सकती। अब ये ओसाजोन क्या होता है, चलिए पहले ये पढ़ते हैं। ओसाजोन ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो कि रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है वो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजिन का ये मालिक्यूल है। इसके 2 मालिक्यूल लेकर हम किसी शुगर से अगर मिलाते हैं तो एक क्रिस्टलाइन मालिक्यूल बन जाता है जिसे हम ओसाजोन कहते हैं। हिस्टोरिकली क्या होता था कि जो फिनाइल हाइड्रोजिन ये मालिक्यूल है इन्हें उठाकर किसी शुगर में डाल देते। अगर वो शुगर क्रिस्टलाइन बन जाती तो पता चलता था, मतलब किसी सैंपल में डाल देते, अगर वो सैंपल क्रिस्टलाइन बन जाता तो ये इंडिकेट बात करता था कि इसी में शुगर प्रेजेंट है। और फिर पता चला कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती है सिर्फ वही ओसाजोन को बनाती है जो कि एक क्रिस्टलाइन है शेप में, ठीक है। इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी सक्रोज ओसाजोन नहीं बनाती। कॉमनली यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है। और ऑन हाइड्रोलाइसिस अंडरगो इन्वर्जन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी हो जाती है। ओके, इसके बाद ओसाजोन भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ बीटा डेक्स्ट्रो गैलेक्टोज और अल्फ़ा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ये बीटा है क्योंकि OH ग्रुप अपवर्ड है और इसमें डाउनवर्ड ये ग्लूकोज है। तो अब ग्लूकोज जो है वो कार्बन नंबर 1 और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 दोनों आपस में लिंक्ड होकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए लैक्टोज को बनाते हैं। एग्जिबिट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ओसाजोन। ओसाजोन बनाता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है। हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम लैक्टेज एंड इन द इंटेस्टाइन टू यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब हम मिल्क पीते हैं तो उसी में लैक्टोज होता है जो कि लैक्टेज के ज़रिए डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद है लैक्ट्यूलोज। लैक्ट्यूलोज ये भी एक कंपाउंड है जो कि सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज था तो सक्रोज बन रहा था,
अगर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिल रहा था तो लैक्टोज बन रहा था, लेकिन गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बनकर लैक्ट्यूलोज बना रहे हैं। और ये डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये सिंथेटिक है एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक encephalopathy to reduce plasma ammonia level। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले बताया था पॉलीसेकेराइड दो टाइप होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड सर्व स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी स्टोरेज फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल लाइक सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन हो गया एज अ एनर्जी स्टोरेज फंक्शन। ओके, होमोपॉलीसेकेराइड में 4 टाइप हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। अपने नेचर की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। अब पहला जो है स्टार्च, ये रिजर्व इन प्लांट होता है और इसमें 15 to 20% अमाइलोज है और 80 to 85% अमाइलोपैक्टिन है। ये हाइड्रोलाइज होता है अमाइलेज इंजाइम की प्रेजेंस में इनटू डेक्स्ट्रिन, उसके बाद माल्टोज, उसके बाद ग्लूकोज। जो स्ट्रेट चेन है उसे हम अमाइलोज कहते हैं, जिसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन ग्लूकोज मालिक्यूल। ठीक है, और अगर बीच में अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड आ गया तो चेन बन जाती है जहाँ अमाइलोपैक्टिन बन जाता है। ओके, उसके बाद है ग्लाइकोजन, ये भी ग्लूकोज का बना है, इसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। एक बात हमसे रह गई, जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें स्टार्च जो है ये ब्लू टेस्ट देता है। ओके, और जो ग्लाइकोजन है ये आयोडीन टेस्ट में रेड टेस्ट देता है। एनिमल स्टार्च फाउंड इन एनिमल लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये लिवर में पाया जाता है, मसल और लिवर में इम्पॉर्टेंट पाया जाता है, क्योंकि ये एज अ इसे कहते हैं ह्यूमन स्टार्च, क्योंकि ये ह्यूमन में एनर्जी स्टोर करता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन की ही तरह है। अमाइलोपैक्टिन ये आप देख लें ब्रांच्ड है, लेकिन क्या होता है कि ग्लाइकोजन मोर ब्रांच है, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस हैं ड्यू टू मोर अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सर्व एज रेडिली एक्सेसिबल एनर्जी सोर्स, हमारे पास जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर स्ट्रेट बॉन्ड हैं, ये रहे स्ट्रेट बॉन्ड, तो अल्फ़ा 1,4 होंगे, और अगर ब्रांच्ड ये जो ग्रीन ग्रीन है ये अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। उसके बाद है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड पाया जाता है उसे हम सेल्यूलोज जानते हैं। ये आप देख लें, ये एक पत्ता है, पत्ते में भी प्लांट सेल तकरीबन जो पिछले सेल वाल होती है उसी में सेल्यूलोज पाया जाता है, और कंपोज्ड ऑफ बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें जो ग्लूकोज है वो बीटा होता है, अल्फ़ा नहीं होता, और ये ह्यूमन में, ये ख़ास तौर पे मैमल्स में इनडाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एंजाइम सेल्यूलेज प्रेजेंट नहीं होता, और जो कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चलिए काइटिन, काइटिन अब कुछ लोग कहते हैं इसे होमोपॉलीसेकेराइड, कुछ इसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, लेकिन हमारे सिलेबस और बुक के हिसाब से ये होमोपॉलीसेकेराइड में है। इसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट, कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का ग्रुप है, और लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये ग्लूकोस अमाइन है और ये एन एसिटाइल, इन दोनों के बीच में लिंक है 1,4, 1 2 3 4, और ये 1 नाइट्रोजन, इन दोनों में बॉन्डेज, इसे हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो ये काइटिन की प्रेजेंस होती है एक सेल वाला फंजाई, और दूसरा आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन लाइक इंसेक्ट हो गए, तो इनकी एक्सोस्केलेटन भी काइटिन पाई जाती है। इसके बाद है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर
आर देयर डेरिवेटिव नोन एज हेट्रोग्लाइकेंस, जिनमें है एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेंस, और जो कि डिफरेंट अमाइनो शुगर के बने हुए होते हैं एंड यूरोनिक एसिड के। ओके, जिसका एक एग्जांपल है फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस हाइलुरोनिक एसिड। चलिए, हाइलुरोनिक एसिड ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इन साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई एंड कनेक्टिव टिश्यू, एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट। आज लेक्चर बहुत लंबा हो गया, सॉरी टू से, और यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। ये पूरा कार्बोहाइड्रेट और कुछ पॉइंट्स थी जो हमने मिस कर ली, तो मैं कोशिश करूँगा जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठाने से पहले हम इसी के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर था, चैप्टर में पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक था। हमने पूरी कोशिश की इसे पूरा करने की, तो अभी देर भी हो गई है बहुत, तो इसीलिए मैंने इसे आखिर में वाइंड अप करने की कोशिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्रोटीन, उसी से पहले हम कोशिश करेंगे इसी के MCQs कंप्लीट करें। ठीक है, तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।